गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाबोब जी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 10th क्लास का जो गणित विषय है उसके अंदर आपको कल पिछले वीडियो के अंदर समांतर श्रेणी के बारे में बताया था। समांतर श्रेणी के कितने भी पदों का योगफल किस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है और पदों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, वो आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था। आज आपके लिए मैथ के अंदर जो बहुपद है उसके बारे में बताते हैं। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, उनको कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है वो आपको बताते हैं। देखो, बहुपद, बहु का मतलब एक से अधिक और पद का मतलब स्टेप हो। अगर हम चर और अचर राशियों को इस प्रकार से लिखें कि उनमें एक से ज़्यादा स्टेप हो, एक से ज़्यादा पद हो, तो वो बहुपद कहलाते हैं। और बहुपदों के अंदर जो चर राशि होती है, एक्स वाई जेड, जो भी एबीसीडी के अक्षर होते हैं, उन चर राशियों के सम्मिलित होने पर इसको बहुपद कहा जाता है। अगर हम केवल मात्र संख्याओं को ही लिख दें, जोड़कर, गुणा करके, बाकी करके ऐसे, तो वो बहुपद नहीं कहलाएंगे। अर्थात चर और अचर राशियों का अगर मिश्रण हो और वो आपस में योगफल या फिर जुड़ रही हो या गुणनफल हो रहा हो, तो ऐसे जो प्रतिरूप है उनको हम बहुपद कहते हैं। बहुपद के अंदर आप जानते हो, पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि बहुपद की घात कितनी होती है, उसके शून्यांक कैसे क्या होते हैं। तो मैं एक बार बहुपद को किस प्रकार से लिखते हैं वो एक बार लिख देता हूँ। जैसे x प्लस 2, यह एक बहुपद है। x प्लस 2 क्या है? एक बहुपद। लेकिन यहाँ पर ये जो चर राशि है x है, इसकी अधिकतम यहाँ पर घात है 1, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेखिक बहुपद। अर्थात अगर इस बहुपद को हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें, ग्राफ पर निरूपित करें, तो इसकी एक सरल रेखा बनेगी, अर्थात एक सीधी रेखा बनेगी, इसलिए इसको हम रेखिक बहुपद भी कह सकते हैं। और अगर बराबर में और कुछ मान आ जाए तो उसको हम रेखिक समीकरण बोलते हैं, जो आपने पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ा है। तो यहाँ पर ये रेखिक बहुपद है। आपको याद रखना है कि अगर बहुपद में चर की अधिकतम घात अगर 1 होती है तो उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद इसलिए कि उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल निरूपण होता है, एक सरल रेखा के रूप में एक सीधी रेखा बनती है। लेकिन यहाँ पर अगर इस चर राशि के स्क्वायर लगा दिया जाए, 1 2 3 कितनी भी घात, वर्ग या क्यूब, इस प्रकार से अगर घात लगा दे तो उसी घात के अनुसार ये बहुपद बन जाता है। ये 2 घात है चर की अधिकतम, इस अधिकतम 2 घात के कारण इसको बोलेंगे हम द्विघात बहुपद। यह एक द्विघात बहुपद है। अगर हम इस प्रकार से कोई संख्या लिख दें, जैसे ये संख्या मैंने लिख दी, ये एक पद लिख दिया, बहुपद लिख दिया, तो यहाँ पर इस चर की अधिकतम घात है 3, इसलिए इसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। अगर यहाँ पर हम 2 घात लगा दें तो भी ये त्रिघात बहुपद ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से घात से ही बहुपद का नामकरण किया जाता है कि वो रेखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, या 4 घात बहुपद है, या कितने घात बहुपद है। तो ये त्रिघात बहुपद है और ये है द्विघात बहुपद। और अगर इस प्रकार से कोई संख्या लिख दें तो ये कहलाएगा रेखिक बहुपद। अगर चर की अधिकतम घात 1 है, अधिक से अधिक, तो वो रेखिक बहुपद कहलाएगा। अगर चर की अधिकतम घात अगर 2 है तो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। और अगर 3 घात करते हो, त्रिघात, 4 घात, 5 घात, इस प्रकार से बहुपद का नामकरण किया जाता है, जो आपने पहले भी पढ़ा है। अब देखिए, बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, बहुपद को सरल कैसे करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं। तो बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें बहुपद के, उससे पहले हमें बहुपद का क्या स्टैंडर्ड रूप होता है, क्या मानक रूप होता है, वो समझ लेना जरूरी है। देखिए, जैसे कोई द्विघात बहुपद है, रेखिक बहुपद के अंदर तो चर की अधिकतम घात 1 होती है। द्विघात बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड जो रूप होता है वो होता है, जैसे मान ले चर राशि अगर x ले, x y z कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम x ले लेते हैं। तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। लेकिन यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a का मान 0 नहीं होता है।
देखिए अगर इस a का मान 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर 0 से गुणा होकर नष्ट हो जाएगा, अर्थात रहेगा ही नहीं, और आपके पास केवल मात्र bx प्लस c बचेगा, अर्थात चर की अधिकतम घात 1 बचेगी, इसलिए वो रेखिक बहुपद बन जाएगा। तो कुल मिला के a का मान कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि अगर a का मान 0 होगा तो ये 0 बन जाएगा गुणा होकर, इसलिए a डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a का मान 0 नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर कोई त्रिघात बहुपद है तो उसका मानक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का मानक रूप वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। यहाँ पर भी a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, अर्थात एक स्टेप इसमें और बढ़ जाता है। ax क्यूब अर्थात यहाँ पर चर की अधिकतम घात 3 आ गई तो त्रिघात बहुपद बन गया। तो ऐसे ही त्रिघात, फिर 2 घात और फिर 1 घात और फिर खाली संख्या वाला मान, इस प्रकार से ये बहुपद के रूप होते हैं। अगर 4 घात बहुपद होगा तो फिर x पावर 4 हो जाएगा, ax पावर 4, तो 4 घात बहुपद, और ये होता है ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx और प्लस abcde, तो यहाँ पर e आ जाएगा, और यहाँ पर भी वही a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर a 0 जाएगा तो फिर त्रिघात बहुपद ही बनेगा, 4 घात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये तो 0 जाएगा। तो इस प्रकार से a का मान 0 नहीं होता है। तो ऐसे बहुपदों का इसी प्रकार से आगे भी आप नामकरण कर सकते हो। अगर 5 घात बहुपद है तो ax पावर 5 प्लस bx पावर 4 प्लस cx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस ex प्लस e के बाद में जो भी है f वो संख्यात्मक मान हो जाएगा। तो इसी क्रम से बहुपद लिखे जाते हैं, इनके मानक रूप होते हैं। तो इन घातों के हिसाब से हम इनको द्विघात, त्रिघात, 4 घात बहुपद कहते हैं। अब आते हैं हम बहुपद के शून्यांक में। ये शून्यांक क्या होता है? देखो शून्यांक का अगर हम अर्थ समझे तो शून्य जोड़ अंक, अर्थात शून्य बनाने वाला अंक। कुछ छात्र शून्यांक का मतलब 0 समझ लेते हैं, शून्य समझ लेते हैं। शून्यांक 0 नहीं होता है, शून्यांक 0 करने वाला होता है, अर्थात शून्यांक एक ऐसा मान होता है, ऐसी संख्या होती है जो बहुपद में चर की जगह रख दी जाए तो उस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है, अर्थात 0 हो जाता है। जो आगे भी कुछ बहुपदों के क्वेश्चन हल करेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से 0 करता है। तो बहुपद का शून्यांक क्या होता है? एक ऐसा मान होता है, एक ऐसी संख्या होती है जो बहुपद में चर की जगह रखकर उसको सरल किया जाए तो उस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है, वो ही शून्यांक कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुपद का शून्यांक एक ऐसी संख्या होती है जो बहुपद के मान को 0 कर देती है, 0 कर देती है, अगर चर की जगह वो मान रख दिया जाए तो ये बहुपद की जांच भी कर सकते हैं कि शून्यांक है या नहीं है। अगर हम चर की जगह वो मान रख देंगे, जैसे x y z 1 2 4 5 कितना भी x का मान या जो भी x y z कुछ भी चर राशि उसका मान अगर हम रखेंगे तो उस पूरे बहुपद का मान 0 जाता है, और अगर 0 नहीं होता है तो वो उस बहुपद का शून्यांक नहीं कहलाता है, जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। अब हम बहुपद के शून्यांक कैसे ज्ञात करें, अर्थात शून्यांक ज्ञात करना किस प्रकार से हम बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें, ये प्रोसेस आपने पिछली कक्षा के अंदर भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, और 10th क्लास के अंदर भी ये उसी प्रकार का वैसे के वैसे चैप्टर है, उससे ज़्यादा नहीं है, 9th क्लास से कम ही है। तो देखिए बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने से पहले हम ये समझ लें कि बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं, अर्थात कितने शून्यांक आएंगे किसी बहुपद के, ये जांच करना देखना जरूरी होता है। देखिए जैसे ये एक द्विघात बहुपद है, और अगर आपको ऐसे कहा जाए कि इसके शून्यांक ज्ञात करो, तो अगर आप इसके शून्यांक ज्ञात करते हो, अगर इसके शून्यांक होते हैं, प्राप्त करते हो, तो इसके अधिकतम 2 शून्यांक होंगे, अर्थात द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं। अगर होते हैं तो कुछ बहुपद ऐसे भी होते हैं जिनके शून्यांक नहीं होते हैं, अर्थात शून्यांकों का अस्तित्व नहीं होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुपद है तो उसका शून्यांक भी होगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ बहुपद ऐसे भी होते हैं जिनके शून्यांक मौजूद नहीं होते हैं, अर्थात हम शून्यांक नहीं ज्ञात कर सकते। कुछ बहुपद ऐसे होते हैं जिनको हम सरल नहीं कर सकते, कहने का मतलब सरल नहीं कर सकते तो शून्यांक भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि शून्यांक होते ही नहीं है। तो लेकिन अगर द्विघात बहुपद के शून्यांक होंगे, अगर
इसमें शून्यांक मौजूद है, शून्यांकों का अस्तित्व है, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होंगे। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक होंगे, 4 घात बहुपद के 4 शून्यांक होंगे, 5 घात बहुपद के 5 शून्यांक होंगे। इसी प्रकार से जितने घात बहुपद होता है उसके उतने ही शून्यांक पाए जाते हैं अगर होते हैं तो। कुछ छात्र ऐसे बहुपद ले आते हैं जिनके शून्यांक मौजूद ही नहीं होते हैं और फिर वो ये पूछते हैं कि आप तो कहते थे कि इसके 3 शून्यांक है, त्रिघात बहुपद है, तो आप 3 शून्यांक निकाल के दिखाइए। तो कुछ त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद या XYZ कितने भी घात बहुपद हो उनके शून्यांक नहीं होते हैं, कुछ के होते हैं। तो जिन बहुपदों के शून्यांक होते हैं उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब शून्यांक कैसे प्राप्त करें, अर्थात शून्यांक कैसे ज्ञात करें, तो उससे पहले आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि ध्यान रखना है द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होंगे, अगर होंगे तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक। कहने का मतलब जितने घात बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यांक हो सकते हैं, उतने ही शून्यांक होते हैं, ऐसे मान लो आप। तो यहाँ पर अगर मैं कोई द्विघात बहुपद लूँ और आपसे ये पूछूं कि इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद के आपको पहले से ही पता हो जाना चाहिए कि इसके 2 शून्यांक होंगे। अब उन शून्यांकों को ज्ञात कैसे किया जाए, तो इसके लिए मैं शून्यांक ज्ञात करने के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, सरल सा कुछ भी मन से बना लेता हूँ, x² - 2x - 8, ये एक द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद के हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। देखो एक होता है द्विघात समीकरण, उस चैप्टर को हम बाद में बताएंगे, पहले द्विघात बहुपद वाले चैप्टर को क्लियर कर देते हैं। लेकिन एक द्विघात समीकरण होता है, उस द्विघात समीकरण में और द्विघात बहुपद में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, क्योंकि उसमें 2 पक्ष होते हैं। द्विघात समीकरण के अंदर 2 पक्ष होते हैं, बराबर लगकर दोनों पक्षों में कुछ मान होते हैं। ज्यादातर एक पक्ष के अंदर राशियां होती है और दूसरे पक्ष के अंदर शून्य होता है, लेकिन बराबर आने के कारण वो द्विघात समीकरण बन जाता है, क्योंकि 2 पक्ष हो गए तो वो समीकरण बन जाता है। तो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद या फिर त्रिघात बहुपद, त्रिघात समीकरण, इनको हल करने का तरीका एक ही है, सेम ही है। लेकिन बहुपद के अंदर जो हम चर राशि का मान ज्ञात करते हैं, जैसे यहाँ पर x का या इसमें x का मान ज्ञात करेंगे, उसे हम शून्यांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शून्यांक। जबकि द्विघात समीकरण है या त्रिघात समीकरण है, उसमें चर राशि का मान जो आता है उसे हम मूल बोलते हैं, उसको कहा जाता है मूल। तो बस ये ध्यान रखना है। कुछ छात्र बहुपद के अंदर लिख देते हैं कि इसके 2 मूल विद्यमान है, तो बहुपद में मूल नहीं, बहुपद में वो शून्यांक कहलाते हैं और समीकरण के अंदर वो मूल कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर द्विघात समीकरण के टॉपिक को ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम सभी बहुपदों के अंदर शून्यांक ज्ञात करने का काम करेंगे, अर्थात शून्यांक का ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बहुपद लिया, आप सब जानते हो कि ये कौन सा बहुपद है। बहुपद का मतलब ध्यान रखना है, एक से अधिक पद हो तो वो बहुपद कहलाते हैं। जैसे इसके अंदर 3 पद है तो ये त्रिपद वाला द्विघात बहुपद है। अगर 4 पद हो तो वो चतुर्पद वाला द्विघात, त्रिघात या चतुर्घात बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पर ये बहुपद हो गया क्योंकि 3 पद है। आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पद, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं कि x² प्लस का 2x और माइनस का 5x, और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा बहुपद है, अर्थात इसमें कितने पद हैं, 2 पद है या 3 पद है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2x और माइनस 5x सरल हो रहा है, इसका मतलब माइनस का 3x बच रहा है, तो ये तो x² माइनस का 3x हुआ, इसका मतलब द्विघात बहुपद तो है, लेकिन यहाँ पर पद 2 ही हैं, ये त्रिपद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर सरलतम रूप आकर अगर 2 पद या 3 पद बचते हैं तो उसी प्रकार से उसको इसके पद बताए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये द्विपद है जबकि यहाँ पर 3 पद है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसके ये शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए ध्यान दो। आपके पास तरीका है गुणनखंड विधि, हम गुणनखंड करके इसके शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। वैसे एक तरीका ये भी है कि x की जगह हम अपनी इच्छा से कोई भी शून्यांक मान लें कि माना इसका शून्यांक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार से, और फिर उस शून्यांक की जांच कर लें, क्योंकि मैंने बताया कि शून्यांक एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम चर राशि की जगह रख दें तो पूरे बहुपद का मान वो क्या कर देती है, 0 कर देती है। तो अगर हम पहले अपनी इच्छा से कुछ भी मान ले, जैसे मान लिया कि 2 इसका एक शून्यांक है, x की जगह हम 2 रखें और अगर इसका मान 0 जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसका शून्यांक बन जाएगा। और अगर वो नहीं होता है तो फिर हम कोई सी और अन्य संख्या रखकर, अन्य कोई पूर्णांक या कोई भी मान रखकर इसकी जांच करें, अगर उससे 0 हो जाता है तो वो उसका शून्यांक बन जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कोर्स के अंदर जो द्विघात बहुपद है, उन द्विघात बहुपदों में आपको कोई भी शून्यांक अपने मन से मानकर नहीं निकालना है।
अगर त्रिघात बहुपद है या 4 घात बहुपद है या 5 घात बहुपद है तो आप अपनी इच्छा से कोई भी संख्या मानकर उसकी जांच करके ये पता कर सकते हो कि वो उसका शून्यांक है या नहीं है। लेकिन द्विघात बहुपदों का शून्यांक तो आपको गुणनखंड विधि है उससे ही करना है। वैसे द्विघाती सूत्र भी है लेकिन वो ज़्यादातर हम द्विघात समीकरणों के लिए काम में लेते हैं। हालांकि द्विघात बहुपद में भी आप द्विघाती या सिद्धराचार्य सूत्र का उपयोग कर सकते हो, उससे भी शून्यांक ज्ञात कर सकते हो। लेकिन फिलहाल हम द्विघात जो बहुपद है, आपके जो द्विघात बहुपद वाली प्रश्नावली है चैप्टर है, उसके अंदर द्विघात बहुपदों के शून्यांक हम गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करते हैं ज़्यादातर। तो यह आपको ध्यान रखना है कि गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपदों का शून्यांक कैसे ज्ञात करें, यह आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर त्रिघात बहुपद होता तो फिर उसके शून्यांक कैसे निकालते, तो उसके लिए आपको एक शून्यांक अपने मन से मानना है, उसकी जांच करनी है कि वो इसका शून्यांक है या नहीं है। और अगर वो त्रिघात बहुपद का शून्यांक होता है तो उसकी सहायता से फिर बाकी हम द्विघात बहुपद निकालकर उसके शून्यांक 2 जो मौजूद है वो और निकाल लेंगे। इस प्रकार से 3 शून्यांक हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो पहले से ही द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यांक तो हमें गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करने होंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ द्विघात बहुपद ऐसे भी होते हैं जिनके शून्यांक मौजूद ही नहीं होते हैं, पाए नहीं जाते, तो आप उसकी जांच द्विघाती जो सूत्र है उसके जो बीच के अंदर अंडर में b² - 4ac आता है उससे आप जांच कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पर द्विघात जो बहुपद लिया है वो शून्यांकों वाला ही लिया है। तो देखिए इसके शून्यांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बहुत सारी प्रश्नावलियों के अंदर ये तरीका काम में आता है अन्य प्रश्नों को हल करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप होता है, मानक रूप होता है, वो होता है ax² + bx + c और a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर भी ax² + bx + c के रूप में है। तो यहाँ पर ये जो bx है, इस bx को आपको 2 टुकड़ों में बांटना है, इसके 2 खंड करने हैं। अर्थात जैसे ये चौक है इसके 2 टुकड़े कर दूं तो आपको पता है कि दोनों टुकड़े अगर मिला दिए जाए वापस तो वापस वही चौक बन जाएगी। तो यही बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इस bx के अर्थात माइनस के 2x के आपको 2 टुकड़े करने हैं, अर्थात 2 भागों में इसको विभाजित करना है। दोनों भागों का मान मिलकर उतना ही रहना चाहिए जितना कि ये पहले से मौजूद है। उससे कम या ज़्यादा हो जाएगा तो आपका द्विघात बहुपद का जो मान है वो ही चेंज हो जाएगा। आपने क्वेश्चन को बदल दोगे तो फिर वो ये बहुपद नहीं माना जाएगा, इसलिए मान नहीं बदलना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आप इसके 2 टुकड़े करोगे, लेकिन अब 2 टुकड़े करोगे तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मेरे यहाँ पर इस बहुपद में है -2x, -2x है, इस -2x को इस प्रकार से विभाजित करें हम कि इसके दोनों टुकड़ों का मान -2x ही रहे। तो ऐसे तो हम -1x लिख दें, -1x और -1x, ये भी -2x ही है। लेकिन इस बात के साथ साथ ये जो आप 2 टुकड़े करोगे दोनों का मान वही रहना चाहिए जो पहले से है bx जो भी bx है। लेकिन उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों टुकड़ों का गुणनफल, एक तो दोनों का मान वही रहना चाहिए जो पहले से है और एक इनका गुणनफल क्या होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान और रखनी है। ये गुणनफल होना चाहिए ax² और c के गुणनफल के बराबर, इन दोनों के गुणनफल के बराबर मान होना चाहिए उनका जिनके आप टुकड़े करोगे। अर्थात जो आप टुकड़े करोगे उन दोनों टुकड़ों का गुणनफल अगर करके देखें तो वो इसके और इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रख कर ही हम द्विघात बहुपदी गुणनखंड करते हैं और इस bx के 2 टुकड़े करते हैं। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये गुणनफल हो रहा है a और c का गुणनफल हो रहा है ax² और c का गुणनफल हो रहा है -8x²। वो गुणनफल कितना हो रहा है, जैसे अगर गुणा करें तो x² गुणा -8, तो ये हो रहा है -8x²। -8x² गुणनफल होना चाहिए इसके दोनों टुकड़ों का गुणनफल भी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता है कि -8x² होना चाहिए, कुल मिला के 8 आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो हमें ऐसे 2 टुकड़े लिखने हैं जिनका गुणनफल 8 होता हो। तो ये बहुत ही छोटा और सरल सा रूप आ गया दिमाग में, हमें ज़्यादा कुछ अभ्यास नहीं करना पड़ेगा कि हम जांच कर करके देखें। आपको तो बस ऐसी 2 संख्या लिखनी है इस -2x के लिए जिनका गुणनफल -8x² हो, -8x² होना चाहिए। तो आप पहले से ही सोच समझ के ऐसी 2 संख्या लिखोगे जिनका गुणनफल 8 होता हो।
तो अब आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम ऐसे लिख लें माइनस का 5x और प्लस का लिख दे 3x, इसको एक बार देखिए, विचार कीजिए। माइनस का 5x और प्लस का 3x बिल्कुल माइनस का 2x है, इसके बराबर है, अर्थात माइनस के 2x के बराबर है, क्योंकि माइनस का 5x जबकि प्लस का 3x, तो माइनस का 2x बचा। लेकिन अगर आप ऐसे दो टुकड़े करते हो, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे टुकड़े होते हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर दो टुकड़े कर लिए तो मान तो सही है, ये बात तो तुम्हारी सही है कि माइनस का 2x ही है ये भी, लेकिन आपको वो बात भी ध्यान रखनी है कि दोनों का गुणनफल माइनस का 8x² आना चाहिए। तो 8 तो आना ही आना चाहिए। अब आप अगर ऐसे दो टुकड़े कर रहे हो तो ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि इनको गुणा करते तो 5 × 15 होता है। तो ये तो एक प्रकार से दिमाग वाला काम नहीं हुआ, क्योंकि आपको ऐसे दो अंक लिखने हैं यहाँ पर, साथ में x भी, जिनका गुणनफल 8 होता हो। तो अब आपको ऐसी दो संख्या ही लिखनी है जिनका गुणनफल 8 होता हो, अर्थात 8 किस संख्या के फाड़े में आता है वही आपको लिखना है। तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इनका तो गुणनफल माइनस का 15x² हो रहा है, जबकि हमें चाहिए 8x² माइनस का, अर्थात 8 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर इस माइनस 2x के ऐसे दो टुकड़े लिखेंगे करेंगे जिन दोनों टुकड़ों का गुणनफल 8 माइनस का 8x² होता हो, अर्थात 8 आता हो। अब 8 किस संख्या के फाड़े में आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1 और 1 × 8, अगर 1 को और 8 को गुणा करें तो 8 होता है। अगर हम 2 × 4 कर दें तो भी 8 आता है। अगर हम बस 8 × 8 और 4 × 2 8, और तो किसी संख्या के फाड़े में 8 आता ही नहीं है। 2 चौके 8 या 4 × 8, 8 × 8 या 1 × 8, 8 आता है। अब आपको पता है कि गुणा करके देखे तो ये 8 हो रहा है, इनका मान गुणा करने पर क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें गुणा के साथ साथ क्या करके देखना है, ये योगफल भी, इन दोनों का योगफल भी क्या आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। साथ में x, तो इनके x और लगा देते हैं, ऐसे x, ये x। अब देखिए इनको गुणा करते हैं तो प्लस का 8x² हो रहा है, 8x² हो रहा है, लेकिन माइनस का ध्यान रखना है। इसका मतलब माइनस का मान आए गुणनफल में, तो दोनों गुणा होने वाली संख्याओं में एक संख्या तो माइनस की होनी चाहिए, क्योंकि प्लस और माइनस ही गुणा होकर माइनस देता है, क्योंकि असमान चिन्ह ही माइनस आते हैं। तो आपको अब एक दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़ा माइनस का होगा और एक टुकड़ा प्लस का होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस और प्लस ही गुणा होकर आपको माइनस दे सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों में से एक तो माइनस का करना ही करना है। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना है कि 1 और 8 या 2 और 4 ही होगा इसके टुकड़े, क्योंकि और अगर किसी को गुणा करते तो 8 आता ही नहीं है, और किसी संख्या के अंदर 8 नहीं आता है। तो ये हो गया। अब देखो हम ऐसे प्लस लगा लें, ऐसे प्लस लगा लें, पहले ध्यान न रखें माइनस प्लस का, तो इन दोनों का मान हो गया 9x। कितना हो गया, 1x और 8x 9x, जबकि मान रहना चाहिए हर हाल में माइनस का 2x। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो अभी मैंने बताया कि एक प्लस का और एक माइनस का होगा, तो वो ध्यान रख लेते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। अब देखिए माइनस का 1x और प्लस का 8x, बचा कितना, 8x में 1x किया तो ये 7x हो रहा है, किसका, प्लस का, जबकि आपके पास माइनस का 2x है तो माइनस का 2x आना चाहिए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप यहाँ पर माइनस ने लगाकर यहाँ पर माइनस लगा दो तो प्लस का 1x माइनस का 8x तो माइनस का 7x हो जाएगा, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस का 2x ही मान आना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए माइनस का 2x है और प्लस का 4x है, प्लस का 4x और माइनस 2x का मतलब हुआ प्लस का 2x, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन करेंगे हम तो प्लस का 2x आएगा, तो ये प्लस का 2x। अब हम देखें कि क्या ये संख्या आ रही है, यहाँ पर देखा जाए तो ये माइनस का 2x है, जबकि यहाँ पर प्लस का 2x आ रहा है, तो ये भी नहीं है। कुछ छात्र ऐसे टुकड़े कर लेते हैं, वो देखते हैं कि प्लस और माइनस का होगा, गुणा करते हैं तो माइनस का 8x² हो रहा है, प्लस माइनस 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 आ रहा है, 4 दूना 8 और x² तो माइनस का 8x² हो रहा है। ऐसा करके वो ऐसा कर देते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि इनका कैलकुलेशन किया जाए तो क्या ये पहले वाली संख्या आ रही है, अगर ये नहीं आती है, अगर उसके अलावा मान आता है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है गुणनखंड करने का, टुकड़े करने का। मैंने आपको जो दो बात बताई है वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, अगर उन दोनों को फॉलो करती है,
आपका काम फॉलो करता है तो फिर वो सही है। अगर दोनों में से किसी एक गुण का फॉल्ट हो रहा है, गुण फॉल्ट हो रहा है, तो फिर ये टुकड़े करना ठीक नहीं है, इनसे आप शून्यांक नहीं निकाल सकते। इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। एक तो आप जो bx के टुकड़े करोगे उन टुकड़ों का मान भी bx के बराबर ही होना चाहिए, वो मान नहीं बदलना चाहिए। दूसरा, जो दो टुकड़े करोगे आप उन दोनों टुकड़ों का गुणनफल आप a और c के ax स्क्वायर और c के गुणनफल के बराबर भी होना चाहिए। तो ये दो बात अगर आप ध्यान में रखकर कोई भी टुकड़े करते हो तो वो टुकड़े बिल्कुल सही होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप शून्यांक नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब आप गुणनखंड भी नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए तो माइनस का 2x और प्लस का 4x मिलकर हो रहा है प्लस का 2x, जबकि आपके पास तो जो bx था वो माइनस का 2x था, तो ये भी गलत है। अब अगर हम ऐसा कर दें, ये माइनस यहाँ पर हटाकर इस 4 को माइनस का बना दें, और अब देखें तो देखिए बात तो वही है, गुणनफल तो वही रहेगा, क्योंकि इधर प्लस था, यहाँ पर प्लस था, वो माइनस हो गया और यहाँ पर प्लस आ गया। तो ये गुणा करने पर वही प्लस माइनस माइनस, और 4 दूना 8 हो गया, और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो रहा है माइनस का 8x स्क्वायर। तो यहाँ वाला कॉम्बिनेशन भी आ रहा है और ये कॉम्बिनेशन भी आ रहा है इन दोनों का, अर्थात इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस का 2x बचता है इसके बराबर। अगर इनको गुणा करते हैं तो प्लस का 2x और माइनस का 4x माइनस का 8x स्क्वायर होता है। तो ये गुणनफल को भी फॉलो कर रहा है और योगफल को भी फॉलो कर रहा है। अगर ये दोनों गुण अगर मौजूद रहते हैं तो आपके इस bx के टुकड़े बिल्कुल करेक्ट हैं, अन्यथा आप गुणनखंड नहीं कर सकते। तो ऐसे ध्यान में रखकर, इन दो बातों का ध्यान रखकर हम ऐसे टुकड़े करते हैं और फिर गुणनखंड करके शून्यांक निकालते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपके। हम इस प्रकार से यहाँ पर इसके टुकड़े करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का क्या कर देते हैं हम, 2x है उसको माइनस का 4x बना देते हैं। माइनस का 2x था, मैंने 4x कर दिया, तो प्लस का 2x मैं वापस कम करके वही बात रख लेता हूँ। तो ये प्लस का 2x मैं रख देता हूँ वापस। अब देखिए इन दोनों का मान माइनस का 4x है, प्लस का 2x है, तो ये माइनस का 2x ही है। दूसरी बात, इनको गुणा करते हैं तो 4 दूना 8 और प्लस माइनस माइनस का 8 एक्स स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर हो रहा है, जो इसके गुणनफल के बराबर हो रहा है, और ये माइनस का 8। इस प्रकार से हम इस bx के दो टुकड़े कर लेते हैं। अगर आप इस प्रकार से ध्यान रखोगे टुकड़े करने में तो आप गुणनखंड कर लोगे, शून्यांक निकाल लोगे। और अगर इस बात का आपको पता नहीं है कि इसके टुकड़े कैसे किए जाते हैं तो फिर आप द्विघात बहुपद के शून्यांक नहीं निकाल सकते किसी भी हाल में। उसके लिए फिर आपको कोई द्विघात बहुपद या अन्य तरीका समझना पड़ेगा, और फिर वो कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो भी समझ में आई। तो आप अगर ये थोड़ा सा ध्यान दे लो कि इसके टुकड़े कैसे किए जाते हैं, दो बातों का ध्यान रखते हैं, वो क्या है, अगर ये आप समझ जाते हो तो आप भविष्य में कोई से भी द्विघात बहुपद के गुणनखंड आसानी से कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो ऐसा करने के बाद में हम क्या करें, अगर इसके टुकड़े कर लेते हैं उसके बाद में तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस का 8x उसको हमने 4x और प्लस का 2x बना दिया इस प्रकार से, अर्थात इसके ऐसे दो टुकड़े कर दिए। ये दोनों मिलकर माइनस के 2x ही हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इन 2 और 2 4 स्टेप हो गए, इनमें से हम दो में से कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पर हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है, उभयनिष्ठ लेना है। उभयनिष्ठ का मतलब एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका भाग इसमें भी जाता हो और इसमें भी जाता हो, कहने का मतलब दोनों में जाता हो, दोनों का वो गुणनखंड हो, वही क्या होता है, कॉमन होता है। तो आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर में और माइनस के 4x में किसका भाग जाता है। तो यहाँ पर अगर संख्याओं की बात करें तो संख्याओं में तो एक के अलावा किसी का भाग जाता नहीं है, क्योंकि 2 का भाग इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता। अगर 4 का भाग दे तो इसमें जाता है, उसमें नहीं जाता। तो संख्याओं में तो केवल मात्र 1 है। अब रही बात चर राशियों में, इस x में देखें तो x का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसलिए हम ये एक x कॉमन ले लेते हैं जिसका अधिकतम भाग जाए मैसे के रूप में, अर्थात HCF के रूप में, वही आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर दोनों के अंदर एक x का भाग जाता है, तो ये एक x हम कॉमन ले लेते हैं बाहर।
अब कुछ छात्र क्या करते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये तो उनके समझ में आ जाता है, लेकिन अब अंदर क्या बचेगा वो समझ में नहीं आता है कि कितना क्या छोड़े। तो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, आपने जो बाहर कॉमन लिया है उसका भाग आप इसमें भी दे दो, जो आए वो लिख दो, और उसमें भी दे दो, जिनमें आप कॉमन ले रहे हो उसमें भाग दे दो, जो बचता है वही आगे आप लिख दो। तो एक एक्स का भाग एक्स स्क्वायर में देते हैं, तो एक्स स्क्वायर की घात जो है 2 है वो एक ऐसे कट जाएगी ऐसे, तो ऐसे ये एक एक्स कॉमन आ जाएगा। एक एक्स, एक को लिखो चाहे मत लिखो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये एक्स आया यहाँ पर। अब देखिए आप माइनस के 4x में एक्स का भाग दोगे, जो कॉमन लिया है उसका, तो एक्स एक्स कट गया और माइनस का 4 आ गया, तो ये माइनस का 4। इस प्रकार से हम कॉमन लेते हैं और अंदर ये जो है वो बच जाता है। अब आगे देखिए, आगे आपको और ध्यान रखना है, आगे आप इन दोनों में भी कॉमन लोगे। अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों के अंदर एक कॉमन है या फिर कुछ और भी कॉमन हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ही अंदर कोष्टक के बचे तो ही हमारा गुणनखंड करने का काम सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप x माइनस 4 यहाँ पर कैसे बचेगा वो जरूर अगर आपने सही ढंग से टुकड़े किए हैं तो, लेकिन अगर आप और ही कुछ कॉमन ले लो तो हो सकता है ना, जैसे आप यहाँ पर प्लस का 1 ही कॉमन ले लो, ऐसे ये प्लस का 1 तो बचेगा 2x माइनस 8। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंदर x माइनस 4 बचे, ये x माइनस 4 रहे, तो हम बाहर ऐसा क्या कॉमन ले कि अंदर x माइनस 4 बच जाए इसकी तरह ही। तो यहाँ पर देखिए 2 का भाग दोनों में जा रहा है, प्लस के 2 का भाग हम दे ऐसे 2 कॉमन ले, तो देखो 2 का भाग 2x में दिया, 2 कट गया, x आया प्लस का, x लिख दिया, 2 का भाग माइनस 8 में दिया तो माइनस के 4 बार गया, माइनस का 4। तो इस प्रकार से हम ऐसे गुणनखंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो x माइनस 4 है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये x माइनस 4 किससे गुणा हो रहा है यहाँ पर, तो आप कहोगे कि x से या आप कहोगे कि 2 से। इसका मतलब x और प्लस का जो 2 है, x और प्लस के 2 इन दोनों से ही x माइनस 4 गुणा हो रहा है, तो हम कोष्टक के अंदर लिख देते हैं जिससे वो दोनों से गुणा हो जाएगा। अर्थात x प्लस 2, ये x प्लस 2 किससे गुणा हो रहा है, x माइनस 4 से, अर्थात x भी x माइनस 4 से गुणा है और प्लस का 2 भी x माइनस 4 से गुणा है, क्योंकि कोष्टक लगा दिया तो ये दोनों ही संख्या दोनों से गुणा होगी। इस प्रकार से x प्लस 2 और x माइनस 4 इसके गुणनखंड हो जाएंगे, आपस में गुणा में आ जाएंगे। अगर इन दोनों को वापस गुणा कर दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये वही वापस आ जाना चाहिए जो आपका द्विघात बहुपद था, किसी भी जगह ये मान अलग नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप इन दोनों गुणनखंडों को वापस गुणा कर लो, अगर आप वापस गुणा कर लेते हो तो आप वहीं पर आ जाते हो जहां पर आपका क्वेश्चन था, वहां पर वो का वही मान आ जाता है। और अगर वैसा नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हमें ज्ञात करना है क्या, शून्यांक। शून्यांक का मतलब एक ऐसा अंक ज्ञात करना है जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, 0 कर दे, अर्थात 0 बना दे। तो आपके पास जो गुणनखंड आते हैं 2 या 3, द्विघात बहुपद में 2 आते हैं, त्रिघात बहुपद में 3 आते हैं, चार घात बहुपद में 4 आते हैं, 4 गुणनखंड होते हैं अगर होते हैं तो यहाँ पर 2 गुणनखंड है, इन दोनों गुणनखंडों के बराबर हमें 0 कर लेना है, शून्यांक लाने के लिए 0 बना लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रथम शून्यांक, इन दोनों में से किसी भी एक के बराबर आप 0 कर लो प्रथम में, और फिर दूसरा का दूसरे में कर लो। तो हम यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0 कर लेते हैं, x बराबर 2 हम 0 के बराबर ले लेते हैं और इसको सरल करेंगे तो देखिए x प्लस 2 बराबर 0 है, तो इस 2 को इधर ले आओ आप, इधर रहेगा x और प्लस का 2 इस 0 में आकर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है उधर जाते ही पक्षांतर करते ही माइनस का हो जाता है, तो ये 2, अर्थात x बराबर माइनस का 2 आ गया। ये x बराबर माइनस का 2 अर्थात x की जगह माइनस का 2, x के इक्वल है माइनस 2, ये माइनस 2 अगर x की जगह रख दिया जाए बहुपद के अंदर, इस बहुपद में जो क्वेश्चन लिया है हमें, तो उस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा, यही शून्यांक कहलाता है। और अगर 0 नहीं हो रहा है तो फिर आपने गलत निकाला, ये ध्यान रखना है। दूसरा शून्यांक देखिए, या द्वितीय शून्यांक, द्वितीय शून्यांक आपने जो दूसरा गुणनखंड छोड़ा था उसके बराबर 0 कर लो, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर लिया। इसको सरल करते हैं तो माइनस का 4 इधर 0 की तरफ लाएंगे तो इधर बचेगा x और इधर माइनस का 4 हो जाएगा आकर प्लस का 4, तो ये दूसरा शून्यांक आ गया। इस प्रकार से 2 शून्यांक आ गए, माइनस का 2 और 4। अगर हम इनकी जांच करना चाहे तो आप देख सकते हो कि ये शून्यांक है या नहीं है,
तो हम बहुपद के अंदर, आपका बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, इसमें x की जगह हम x का मान ये या फिर ये रख दें तो ये बहुपद को शून्य कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो आपको प्रारंभ में मैंने बताया था कि शून्यांक शून्य नहीं होता है, शून्यांक शून्य लाने वाला अंक होता है, अर्थात बहुपद का मान शून्य बना देता है, वो अंक शून्यांक कहलाता है। तो यहाँ पर ये माइनस का 2 अंक शून्यांक है जो बहुपद को 0 कर देगा। अगर बहुपद में x की जगह मान रख दें तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। या फिर x बराबर 4 अर्थात x का मान 4 रख दें हम x की जगह, तो ये भी बहुपद को शून्य बनाएगा, अर्थात बहुपद का मान 0 कर देगा। तो हम दोनों की जांच कर लेते हैं। पहले x बराबर -2 से हम देखें तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का क्या है 8, x की जगह हम क्या रखने जा रहे हैं माइनस का 2, तो ये -2 और -2, इसको सरल करते हैं हम। -2 का वर्ग होता है प्लस का 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। इधर देखिए माइनस का 2 इस माइनस के 2 से गुणा होगा, क्योंकि कोष्टक में माइनस का 2 है, तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और आगे है माइनस का 8, तो प्लस का 4 और प्लस का 4 प्लस का 8 हो गया, और माइनस का 8 तो बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये x बराबर जो माइनस का 2 है अर्थात माइनस का 2 उस आपके क्वेश्चन वाले बहुपद का शून्यांक है, अर्थात आपके उस बहुपद को ये शून्य बना देता है, 0 कर देता है, इसलिए इसको शून्य बनाने वाला अंक शून्यांक कहते हैं। इसी प्रकार से अगर x बराबर हम ये 4 रख दें तो ये भी बहुपद को 0 करेगा, और अगर नहीं करता है तो फिर आपका ये शून्यांक गलत माना जाएगा। तो हम x बराबर क्या ले लेते हैं 4 से जांच करते हैं, x बराबर 4 से, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, x की जगह हम क्या रखें 4 रखें, तो ये 4 यहाँ पर रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 चौके 16 हो गया, 4 का वर्ग कितना होता है 16। इधर माइनस के 2 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 दूना माइनस का 8 हो जाएगा, और माइनस का 8 ऑलरेडी पहले से है। अब देखिए प्लस का 16, माइनस का 8 और माइनस का 8 मिलकर माइनस का 16 हो गया, तो ये माइनस का 16 और आ गया क्या 0। तो इस प्रकार से ये शून्य बना देता है। अगर शून्यांक जो आपने अंक निकाला है वो बहुपद के मान को 0 नहीं करता है तो फिर ये शून्यांक ठीक नहीं होंगे, गलत कहलाएंगे, सही नहीं माने जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जांच भी कर सकते हो। अब देखो आपके जो कोर्स है, आपका जो चैप्टर है, उसके अंदर कभी कभी क्या करता है आपको शून्यांक दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि ये शून्यांक किस बहुपद के हैं। आपको पता है अगर 2 शून्यांक देकर आपसे पूछता है कि किस बहुपद के हैं तो वो द्विघात बहुपद है जो हमें निकालनी है। अगर 3 शून्यांक देता है तो फिर वो त्रिघात बहुपद के हैं, और अगर 4 शून्यांक दिए हुए हों तो वो 4 घात बहुपद के हैं। अगर आपको ये कह दें कि माइनस का 2 और 4 शून्यांकों वाली बहुपद ज्ञात कीजिए, हम यहीं पर कोई क्वेश्चन बना लें कि शून्यांक माइनस का 2 व 4 वाली बहुपद ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात कीजिए। अब आपको तो ये पता है कि बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद, क्योंकि 2 शून्यांक दिए हैं तो द्विघात बहुपद होगी। लेकिन माइनस का 2 और माइनस 4 से हम द्विघात बहुपद कैसे बनाएं, अर्थात वो जो द्विघात बहुपद है अपने अभी प्रारंभ में जो क्वेश्चन लिया था वो कैसे प्राप्त करें, ये ज्ञात करना है हमें, क्योंकि एग्जाम में शून्यांक देखकर आपसे द्विघात बहुपद पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं बहुपद प्राप्त करने के। एक तो एक सिंपल सा तरीका है कि जिस प्रकार से आप बहुपद को लेकर यहां से चलते हुए आप इस शून्यांकों तक पहुंचे हो, वहां से आप बैक चले जाओ वापस और द्विघात बहुपद तक पहुंच जाओ। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर शून्यांकों का योगफल गुणनफल वाला एक संबंध है, उससे भी आप शून्यांकों से बहुपद ज्ञात कर सकते हो, जो भी इस पॉइंट के बाद बताऊंगा मैं आपको। तो पहले हम इन शून्यांकों से वापस बैक चलते हैं और द्विघात बहुपद के पास पहुंच जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं। जो कैसे, देखो इस क्वेश्चन के अंदर 2 शून्यांक दिए हैं, माइनस का 2 और 4, इससे दो घात बहुपद बनेगी। आपकी जो बहुपद है उसमें जो चर राशि है x y z कुछ भी हो, लेकिन जब तक न बताया जाए तब तक हम x लेते हैं। तो यहां पर जो 2 शून्यांक दिए हैं माइनस का 2 और 4, ये दोनों ही x के बराबर है। देखो अगर इसको हल करें हम तो चूंकि x बराबर माइनस का 2 व x बराबर
प्लस का 4, ये दोनों ही शून्यांक है तो दोनों ही x बराबर कर लेते हैं हम y बराबर भी कर सकते हैं, n बराबर भी कर सकते हैं, x y z किसी के बराबर भी कर लो, वो उसी प्रकार से द्विघात बहुपद बन जाएगी, वो चर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो ख नहीं रखा है तो इसलिए आप ज्यादातर x ले लो, तो x के अंदर द्विघात बहुपद आ जाएगी। अगर आप ये y के बराबर करते हो तो y में आ जाएगी, अर्थात इस प्रकार से ये y स्क्वायर माइनस 4y, ये माइनस का 2y माइनस 8y आ जाएगा। तो ज्यादातर हम x में ही लाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड रूप की अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अर्थात x ही मानते हैं तो x ले लेते हैं। तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 2 और x बराबर माइनस का 4 है। हम क्या करते हैं, इस माइनस 2 को वापिस इधर ले आते हैं, तो देखिए माइनस का 2 इस x की तरफ आएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये x प्लस 2 गया। अगर बात करें इस पक्ष में तो ये क्या बच गया 0, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इस 4 को हम इधर लाते हैं तो x ये प्लस का 4 अगर इधर आएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा। आपके पास ऐसे x प्लस 2 और x प्लस ये x माइनस 4, इस प्रकार से ये दो गुणनखंड है। अब अगर आप समान पक्षों को समान पक्षों से गुणा कर दो, समान राशियों को समान संख्या से गुणा कर दो, जैसे मैं x प्लस 2 को x माइनस 4 से गुणा कर दूं तो बराबर इस 0 को भी मुझे उसके बराबर मान से गुणा करना पड़ेगा, उसके बराबर 0 है तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये द्विघात बहुपद है अर्थात बराबर नहीं होता है, समीकरण का रूप नहीं मानते हैं, तो हम इस बराबर वाले को छोड़ देते हैं, इधर वाले को ये छोड़ दिया और ये आपके दो गुणनखंड हो गए। अब इन दोनों गुणनखंडों को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये x इस x से गुणा होगा तो x x स्क्वायर हो जाएगा, ये x इस माइनस 4 से गुणा होगा तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, इससे तो गुणा हो गया। अब हम करेंगे इस 2 से, 2 को x से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। प्लस के 2 को माइनस 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखिए इनका कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x है प्लस का 2x है, माइनस के 4x में प्लस के 2x कम कर देंगे तो माइनस का 2x और माइनस का 8 आपकी वही द्विघात बहुपद आ जाएगी जो आपके क्वेश्चन में थी, आपने जो क्वेश्चन लिया था वही द्विघात बहुपद आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये तरीका है शून्यांकों से द्विघात बहुपद बनाने का। इस प्रकार से अगर 3 शून्यांक हो दिए हुए हो तो हम उसे त्रिघात बहुपद भी बना सकते हैं, जो आपको अगले वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर 4 शून्यांक आपको दे दिए जाएं तो आप 4 घात बहुपद भी बना सकते हो। कुल मिला के द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद या 4 घात बहुपद या कितने भी घात बहुपद कैसे बनाए जाते हैं, ये किस फैक्ट्री से निर्माण होते हैं, इनका निर्माण होता है, वो हम किस प्रकार से करें, उसके लिए हमें चाहिए केवल मात्र ये शून्यांक। और अगर आप अपनी इच्छा से कोई भी शून्यांक ले लो, x y z जैसे 1 2 3 कुछ भी ले लिया, उन दोनों या तीनों को आप शून्यांक मानो, उनसे आप गुणनखंड बनाओ और उनको अगर आप वापस गुणा कर लो तो वही आपके पास द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद या 4 घात बहुपद बन जाएगी। तो कुल मिला के मैंने आपको ये बताया कि द्विघात बहुपद कैसे बनता है, त्रिघात बहुपद कैसे बनता है। अगर मैं यहाँ पर 3 शून्यांक लेता तो त्रिघात बहुपद बन जाता, जो आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर 2 शून्यांक लेकर दोनों शून्यांकों से हमने द्विघात बहुपद ज्ञात की, द्विघात बहुपद से हमने शून्यांक ज्ञात किए, शून्यांकों से वापस हमने द्विघात बहुपद ज्ञात की। अब देखिए द्विघात जो बहुपद होता है उनके शून्यांकों के अंदर और इसके ये जो गुणांक है, ये गुणांक है, जैसे a है, यहाँ पर b है और ये c, ये गुणांक कहलाते हैं। एक्स स्क्वायर से जो गुणा है वो गुणांक है a, x से गुणा या किसी भी एक चर राशि से गुणा एक घात वाले चर से वो b कहलाता है और बाकी संख्या वाला मान c कहलाता है। तो ये गुणांक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें हम एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 में गुणांक है, गुणांक का मतलब गुणा, गुणांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर से 1 गुणा है, और x का गुणांक अर्थात x से क्या गुणा है वही गुणांक है, यहाँ पर x से गुणा है, गुणांक है माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 है, और खाली संख्या वाला मान c का गुणांक क्या है 8, तो c का गुणांक क्या है माइनस का 8 है। तो ये गुणांक होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर से जो गुणा है वो a गुणांक, खाली x से जो गुणा है वो b और खाली संख्या वाला मान c होता है। तो ये a b c आपको पता होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि a क्या है, b क्या है और c क्या है, ये इनके गुणांक होते हैं अर्थात चर राशियों से जो गुणा है वो, और एक खाली अचर राशि जो संख्या है वो c कहलाती है।
तो अब हम क्या करेंगे, इन गुणांकों से और शून्यांकों से आपके द्विघात समीकरण की, द्विघात बहुपद की जांच करेंगे। तो देखिए यहां पर आपने दो शून्यांक निकाले हैं, -2 और 4। इसमें हम दोनों शून्यांकों को जोड़ लें। देखो द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग, अगर दोनों शून्यांकों को जोड़ लें तो यह हमेशा होता है -b/1 के बराबर। यह आपको ध्यान रखना है, दोनों शून्यांकों का योग हमेशा -b/1 के बराबर आता है। और दूसरा है द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणा। अगर गुणा कर लें शून्यांकों को, शून्यांकों का गुणा ये होता है हमेशा c/1 के बराबर। ये आपको ध्यान रखना है, शून्यांकों का योगफल -b/a और शून्यांक का गुणनफल -c/a। अब आपने इस द्विघात बहुपद के दो शून्यांक निकाले, क्या वो यहाँ पर इस नेम को फॉलो करते हैं? तो हम उसकी जांच करते हैं शून्यांकों का योग करके और शून्यांकों का गुणा करके। देखिए आपका जो द्विघात बहुपद था x² - 2x - 8, इसमें a बराबर क्या है पहले हम ये देखें। तो a अर्थात x² का जो गुणांक होता है वो a होता है। x² से क्या गुणा है, वहां पर वो a माना जाएगा। तो यहां पर केवल मात्र एक गुणा है, तो ये a बराबर 1 हो गया। और b बराबर अर्थात खाली x से एक घात वाले चर से जो संख्या गुणा होती है वो b, प्लस माइनस भी साथ में लेना है। तो यहां पर x से जो गुणा है इस बहुपद के अंदर वो है -2, तो ये माइनस का क्या हो गया, 2 हो गया b। और c बाकी संख्या वाला जो मान बच गया वो c होता है, जो यहाँ पर -8 है। अब अगर इनको हम जोड़ें और गुणा करें तो वो आपस में बराबर होना चाहिए। देखो पहला है शून्यांकों का योग, योग में हम क्या करेंगे, दोनों शून्यांकों को जोड़ेंगे। आपका पहला शून्यांक है -2 और +4, इनको जोड़े तो वो बराबर होना चाहिए -b/1 के। देखो 4 और -2 हो गया 2, और यहां पर -b लिखें बटे a, -b कितना है यहाँ पर -2 है, और बटे हुए a कितना है 1 है। तो ये क्या हो गया, 2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/1 कहने का मतलब ये 2 बराबर 2 हो गया। तो शून्यांकों का योगफल माइनस का b/a के बराबर आना चाहिए, जो यहाँ पर हो गया। शून्यांकों का योग 2 हुआ और माइनस का b/a भी 2 है, तो ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये शून्यांक सही है, हमने सही शून्यांक ज्ञात किए हैं। दूसरी जांच, शून्यांकों का गुणा भी सही होना चाहिए। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, शून्यांकों का गुणनफल या गुणा, गुणा होता है क्या, ये c/a, गुणा करते हैं, आपके पास दो शून्यांक है, -2 गुणा 4, ये बराबर होना चाहिए c/a के। c कितना है इसके अंदर देखिए, -8 और बटे a कितना है 1 है। तो यहां पर गुणा करें, -4 गुना 8 हो गया, और बराबर ये भी -8/1 का मतलब -8 हो गया। तो ये दोनों भी बराबर हो गए, इसका मतलब ये शून्यांक सही है। तो आप इस प्रकार से शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच भी करोगे। जो अब की बार बोर्ड 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, उसमें एक सिंपल सा ऐसे ही एक द्विघात बहुपद दिया था, और उसमें पूछा कि इसके शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों और गुणांकों में जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करो। तो आप इस प्रकार से जांच कर लोगे। उसके लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि शून्यांकों का योग हमेशा -b/a होता है, और शून्यांकों का गुणनफल हमेशा c/a होता है। इससे आप किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यांकों की जांच कर सकते हो। अगर ये संबंध सही पाया जाता है तो वो शून्यांक आपके सही हैं, अन्यथा वो शून्यांक गलत हैं। तो इस प्रकार से हम शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी जांच कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया। अब चाहे कोई सा भी कैसा भी बहुपद हो, उसके अगर आपने शून्यांक याद कर लिए द्विघात बहुपद में, तो आप इसी प्रकार से शून्यांकों के गुणनफल, शून्यांकों के जो गुणांक और जो शून्यांक है उनमें संबंध की जांच कर लोगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहीं पर आपको त्रिघात के जो शून्यांक होते हैं, गुणांक होते हैं, उनमें क्या संबंध होता है वो बता देता हूँ। हालांकि आपके कोर्स में ऐसा नहीं है, आपके कोर्स में द्विघात जो बहुपद है उनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच
करने तक के ही क्वेश्चन मौजूद है। लेकिन फिर भी अगर कोई मान लेते हैं त्रिघात बहुपद हो और उसके शून्यांकों की अगर आपको जांच करनी हो तो कैसे किया जाए वो आपको मैं और बता देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि त्रिघात जो बहुपद है उसके अंदर 3 शून्यांक होते हैं। त्रिघात बहुपद के अंदर कितने शून्यांक होते हैं? 3। और उन तीनों के अंदर क्या संबंध होता है? तो सबसे पहले हम देखो, त्रिघात बहुपद हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योग अर्थात तीनों शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग ये होता है हमेशा वही माइनस का b बटे वे a, जो आपको पहले बताया है। वैसे ये माइनस का इसी की तरह माइनस का b बटे वे a। अब है तीनों शून्यांकों में 2 शून्यांकों के गुणनफल का योगफल, वही 2 शून्यांकों के गुणा का योग अर्थात पहला शून्यांक गुणा दूसरा प्लस दूसरा शून्यांक गुणा तीसरा प्लस तीसरा शून्यांक गुणा पहला। तो शून्यांकों का परस्पर 2 परस्पर और लगाता हूं मैं, परस्पर 2 शून्यांकों के गुणा का योग ये होता है हमेशा माइनस का ये c बटे वे a, इसी की तरह c बटे वे a। और अब बच गया तीनों शून्यांकों का गुणा, तीनों शून्यांकों का गुणा और ये होता है माइनस d बटे वे a। ये आपको ध्यान रखना है, माइनस का d बटे वे a। तो ये त्रिघात बहुपद के शून्यांकों में संबंध पाया जाता है गुणांकों से। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यांक होते हैं, तीनों शून्यांकों को जोड़ लिया जाए तो वो योगफल हमेशा आता है माइनस का b बटे वे a के बराबर। माइनस का b आपको त्रिघात बहुपद में मिल जाएगा 2 घात वाले से गुणा, और a क्यूब वाले से 3 घात वाले से जो गुणा है वो a, जो यहाँ पर ये रहा a, ये b, ये c और d, अर्थात माइनस का b बटे वे a होता है तीनों शून्यांकों का योगफल। और परस्पर 2 शून्यांकों को गुणा कर दें हम, 3 शून्यांक होते हैं, इनमें से पहला शून्यांक गुणा दूसरा प्लस दूसरा शून्यांक गुणा तीसरा प्लस तीसरा गुणा पहला शून्यांक। अगर ये कर लिया जाए तो ये आता है हमेशा c बटे a के बराबर। और अगर तीनों संख्या शून्यांकों को गुणा कर दें तो वो होता है माइनस का d बटे वे a, जो ये d है और माइनस इसके और ये a के बराबर। तो इस प्रकार से आप शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच भी कर सकते हो। अब देखो, अगर आपके एग्जाम में शून्यांकों का योगफल दे दे और शून्यांकों का गुणनफल दे दे और फिर आपसे बहुपद पूछे कि कौन सी बहुपद है, तो हम वो बहुपद कैसे ज्ञात करें? अभी मैंने आपको बताया है शून्यांकों से द्विघात बहुपद ज्ञात करना, तो यह आपको ध्यान रखना है, शून्यांकों से द्विघात बहुपद ज्ञात करना अलग स्टेप है और शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे दिया जाए उससे द्विघात बहुपद करने का अलग तरीका है, तो वो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि योगफल और गुणनफल दे देता है, छात्र उस योगफल को ही एक शून्यांक और गुणनफल को दूसरा शून्यांक मानकर इस प्रकार से द्विघात बहुपद बना देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों शून्यांकों से पहले हम योगफल और गुणनफल ज्ञात करते हैं और वो योगफल और गुणनफल लेकर हम द्विघात बहुपद वापिस ज्ञात करते हैं। तो इसको मैं एक बार मिटान देता हूं, आप इसको देख लेना अच्छी तरह से। देखो यहां पर दोनों शून्यांकों का योग कितना है वो हम जोड़ लेते हैं। देखो कोई क्वेश्चन बन गया, शून्यांकों का योग कितना है, हमारे पास ये दोनों शून्यांक है उनको हम जोड़ कर ले लेते हैं। जैसे माइनस का 2 और 4 है कितना 2, माइनस का 4 में 2 गया तो 4 में 2 गया तो प्लस का 2 बच गया, तो ये शून्यांकों का योग तो है यहाँ पर 2 और शून्यांकों का गुणा है यहाँ पर कितना, गुणा करते हैं 4 को -2 से गुणा करते हैं तो माइनस का 8, ये माइनस का 8 है। आपके पास ये योगफल और गुणनफल है, ध्यान देना ये शून्यांक नहीं है, ये योगफल और गुणनफल है। इससे हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें पहले a, b और c चाहिए। अगर ये a, b और c अगर हमें मिल जाते हैं तो जी द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप है उसके अंदर हम a, b, c की जगह मान रख के द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर देखो आपको पता है शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस का b बटे a, अभी आपको बताया था माइनस का b बटे a, और शून्यांकों का गुणा होता है c बटे वे। तो शून्यांकों का योग
माइनस बी बटे वे ए। यहां पर शून्यांकों का योग कितना आ रहा है 2, तो ये 2 बटे वे 1 बराबर माइनस का बी बटे ए हो गया। अब हम शून्यांकों का गुणा करते हैं, शून्यांकों का गुणा, और वो होता है सी बटे वे ए। यहां पर शून्यांकों का गुणा कितना दिया है माइनस का 8 या माइनस का 8 बटे 1 बराबर सी बटे वे ए। अब देखिए दोनों के अंदर ए का मान देखते हैं सबसे पहले। यहां पर ए का मान जितना है उतना ही इसमें होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो हम भिन्न के अंश और हर को समान संख्या से गुणा करके दोनों में ए बराबर समान कर लेते हैं। लेकिन यहां पर ऑलरेडी ए के बराबर इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो यहां पर हम सीधे ही लिख सकते हैं ए बराबर तो हो गया 1। और बात है सी की, सी बराबर है माइनस का 8, सी बराबर माइनस का 8। और यहां पर देखिए बी बराबर, यहां ये बी के बराबर 2 नहीं है, यहां पर माइनस बी बराबर 2 है, तो हमें बी का मान चाहिए प्लस के बी का, तो बी बराबर हो गया माइनस का 2, तो ये बी बराबर माइनस का 2 है। अगर यहां पर माइनस नहीं होता तो बी बराबर प्लस का 2 होता, लेकिन ये माइनस का बी है तो माइनस बी बराबर प्लस का 2 है, तो प्लस के बी बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। अब आपके पास ए, बी और सी आ गए, तो आप द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड रूप में इनका मान रखकर द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो। देखो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है का मान। तो यहां पर a का मान 0 नहीं है, a की जगह हम a का मान रख देते हैं, a है 1 और साथ में x² प्लस b की जगह b का मान रख देते हैं, b का मान है माइनस का 2 और गुणा x, प्लस c की जगह c का मान रख देते हैं, वो है माइनस का 8। ये a, b और c के मान रख दिए। अब इनको हम खोलते हैं तो 1 गुणा x² हो जाएगा, और माइनस का 2x से गुणा होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का 8, ये वो द्विघात आपकी बहुपद वापस आ जाएगी जो यहाँ पर आपने पहले ली थी। तो इस प्रकार से आप शून्यांकों के योग और शून्यांकों के गुणा के मान को लेकर भी द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो। अब द्विघात बहुपद का एक सरल सा सिंपल सा तरीका मैं आपको और बता देता हूं, आप सीधे ही उससे प्राप्त कर सकते हो। देखो द्विघात बहुपद होती है, यहां पर लिखता हूं मैं x² और माइनस का x गुणा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग और प्लस शून्यांकों का गुणा, और यहां पर गुणा कर दो शून्यांकों का, सीधे आपकी द्विघात बहुपद बन जाएगी। देखो x² माइनस x गुणा शून्यांकों का योग दिया है कितना 2, और प्लस गुणा कितना दिया है माइनस का 8, शून्यांकों का गुणा यहां पर रख दो। अब इसको खोलो, देखो x² माइनस का 2x हो गया, ये गुणा हुआ तो माइनस का 2x और प्लस माइनस 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 का 8, तो आप इस ट्रिक से भी ज्ञात कर सकते हो। यह है x² माइनस x गुणा शून्यांकों का योगफल और प्लस शून्यांकों का गुणनफल। इससे भी आप डायरेक्टली योग और गुणा की जगह गुणा मान रखकर द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद के शून्यांक कैसे निकालते हैं, शून्यांकों से हम द्विघात बहुपद कैसे वापस प्राप्त करते हैं, शून्यांकों के अंदर और जो गुणांकों के अंदर है उनमें क्या संबंध पाया जाता है, अर्थात शून्यांकों का योगफल माइनस का b बटे a, शून्यांकों का गुणनफल c बटे a होता है। इस संबंध की हम कैसे जांच करते हैं, और योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो तो हम द्विघात बहुपद कैसे प्राप्त करते हैं, उसके लिए मैंने आपको ये ट्रिक बताया, या यहाँ पर a, b और c ज्ञात करके आप द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हो, ये समझाया। तो कुल मिला के द्विघात बहुपद का ये जो पॉइंट है वो आपके लिए क्लियर हो जाना चाहिए। कल आपको द्विघात बहुपद से संबंधित और कुछ क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद और उसके गुणनखंड शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम किस प्रकार से अपनाई जाती है, ये आपको कल वाले वीडियो के अंदर बताएंगे। आज आप यहाँ पर जो द्विघात बहुपद है उसको अच्छी तरह से तैयार करना, इसका मानक रूप क्या होता है उसको ध्यान में रखना, और द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं वो आप करके देखना। याद रखना, ध्यान रखना कि द्विघात बहुपद के कोई जरूरी नहीं है कि शून्यांक या गुणनखंड हो ही, कुछ द्विघात बहुपद ऐसे भी होते हैं जिनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते, जिनके शून्यांक नहीं होते हैं, जो आप b² माइनस 4ac से जांच कर सकते हो। अगर b² माइनस 4ac में मान 0 आता है या 0 से बड़ा आता है तो ही आप उस द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कर सकते हो। अगर b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा आता है, नेगेटिव आता है, माइनस का आता है, तो उसके
उसके गुणनखंड या शून्यांक हम ज्ञात नहीं कर सकते, जो आपको कल वाले वीडियो के अंदर अच्छी तरह से और बता देंगे, समझा देंगे। आपके कोर्स में ये 3 नंबर का चैप्टर है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है हमेशा बोर्ड के अंदर, तो आप इसको तैयार करोगे। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।